लास्ट क्लास की स्लाइड्स भी दिखा। वेरी गुड इवनिंग, खुश रहो, स्वस्थ रहो, सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं हम। थर्मोकेमिस्ट्री के बाद केमिकल काइनेटिक्स रहने दें। तो हाँ जी, खुश रहो जी, खुश रहो। एडवांस का रिजल्ट बिल्कुल आ गया, एडवांस का रिजल्ट आ गया है और बड़ा शानदार रहा है एडवांस का रिजल्ट। अगर मैं आपके रिजल्ट्स की बात करूं तो ऑब्वियसली देखिए, अपनी कक्षा का प्लेटफॉर्म तो इसी साल स्टार्ट हुआ है, तो अपनी कक्षा पर भी काफ़ी स्टूडेंट्स जो रैंकर्स प्रोग्राम से जुड़े थे उनकी अच्छी रैंक आई है। रैंकर्स प्रोग्राम के थ्रू एक तरह से रिवीजन हुआ था, उसमें टेस्ट सीरीज भी थी, उसको भी ज्वाइन किया है, तो वो रैंकर्स प्रोग्राम के थ्रू जुड़े थे। बट उससे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स जो, अगर मैं बात करूं ऑनलाइन मोड पर, ऑफलाइन मोड पर भी हमसे जुड़े हुए थे। तो स्पेशली अगर मैं पहले बताऊं आपको ऑनलाइन मोड पर, क्योंकि आप भी ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो, तो ऑनलाइन मोड पर बहुत शानदार रिजल्ट रहा है भाई। ऑनलाइन मोड पर बहुत शानदार रिजल्ट रहा है। रैंक 36 ध्रुव जैन, 42 शिवांशु कुमार, 162 अरित्रा, 170 श्रवण। उसके अलावा भी हाँ, फिर इस तरह से रैंक्स हैं। तो ये रिजल्ट है जो कि प्योरली प्योरली, अगर मैं आपके लिए बताऊं तो ये सब ऑनलाइन उन्होंने स्टार्ट की, तो ऑनलाइन स्टडी की है। शिवांशु, ध्रुव ये बिलासपुर के हैं, बिलासपुर के हैं। अरित्रा वेस्ट बंगाल से है। श्रवण जगह तो अभी मुझे नहीं याद आ रहा। तो इन सब ने, अब आप सोचो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रहते हुए इन्होंने इस तरह से रैंक अचीव की है। तो वो कहते ना, रैंक अप ऑनलाइन से आएगी, तो भाई आएगी। रैंक अप ऑनलाइन से आ सकती है। ये जो मिथ था, मिथ कि नहीं आता, वो ऐसा गलत। तो बस अल्टीमेटली देखो, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, रैंक उन्हीं की आती है जो मेहनत करते हैं, उन्हीं की रैंक आती है। हाँ, बिल्कुल आ सकती है बेटा, एग्जाम्पल आपके सामने है। तो ऑनलाइन से भी अच्छी अच्छी रैंक्स आई है, और काफ़ी दूर दूर से बच्चे, बहुत जिनको अगर ऑप्शंस नहीं है तो उनके लिए तो मैं सीधा से आपको कहूंगा कि एक तरह से एक मतलब बून है कि हाँ, आप अच्छे तरह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ सकते हो। वही कंटेंट मिल रहा है जो कि टॉपर्स को मिलता है, वही कंटेंट आपको भी मिल रहा है। उसी कंटेंट को करके कोई अच्छी रैंक ला सकता है। तो वो एक ऑप्शन है, और रिजल्ट्स आपके सामने है केवल। और मैं प्योर रिजल्ट्स की बात कर रहा हूँ, इसमें वो स्टूडेंट्स जो मैं बता रहा हूँ वो प्योर रिजल्ट्स हैं, बिल्कुल उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और इवन मैं आपको बताऊं, ये तो वो स्टूडेंट्स है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है। बिकॉज ऑनलाइन के अंदर एक और अच्छी बात क्या होती है कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, तो कितने स्टूडेंट्स वो लेक्चर देख रहे हैं वो कोई नहीं जानता, वो कोई नहीं जानता। बहुत सारे स्टूडेंट्स वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखते हैं और अच्छी रैंक लाते हैं, बट हमारे पास उसका आइडिया नहीं होता है।
बाद में निकल के आते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के सर थैंक यू, और इस तरह से अभी भी बहुत सारे कमेंट्स हैं। तो ऑनलाइन और ये बट ये स्टूडेंट्स जो थ्रू आउट साथ में रहे, बट इन्होंने थ्रू आउट होमवर्क किया है, होमवर्क डिस्कस करते थे, क्लास में एक्टिव रहते थे, कभी भी नहीं छोड़ते थे क्लासेस, होमवर्क रेगुलर करते थे। तो रिजल्ट्स आप लोगों के सामने हैं, राइट। तो होपफुली नेक्स्ट ईयर इसी तरह से हम, इनमें से भी बहुत सारे मैं नाम यहां से ले रहा हूँ जो अभी मैं यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ। आप लोगों को बता दूं, आपके कमेंट सामने एक टीवी है बड़ी सी, उस टीवी स्क्रीन पर आप लोगों के कमेंट्स हम देखते रहते हैं। अभी जितने नाम लिए ना उनकी मेरे पास फोटो भी है, जितने भी नाम मैं ले रहा हूं ना विथ BMW कार, क्योंकि उन्हें मेरे से ज्यादा BMW के साथ फोटो खिंचवाने में ज्यादा मजा आ रहा था। थोड़े टाइम पहले जेई मेंस के बाद वो कोटा आए थे। तो ओके, तो बाकी देखिए बेटा, ऑनलाइन में सारे बच्चे जो होते हैं वो कोटा में नहीं होते, वो इधर उधर होते हैं। कोटा में तो नहीं है साहब, जैसे आप लोग सब अलग अलग जगह पर हो, बट बीच बीच में जब वो आते हैं तो जरूर मिलते हैं। लास्ट ईयर हर्ष डागा था, वो भी आया था, उसकी रैंक भी 160 थी। इस बार उससे बेटर रिजल्ट्स आए हैं, क्योंकि धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ा है। नो डाउट इसमें कि कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि हाँ अच्छी रैंक ला सकते हैं। लेकिन इस बार की अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो लास्ट ईयर से ज़्यादा गई। लास्ट ईयर कट ऑफ थी 55, इस बार गई है 86, 86 गई है। और टॉप अंडर 100 में 285 मार्क्स थे, और मुझे लगता है कि 1000 अंडर 1000 रैंक अगर लानी है तो मार्क्स जो चाहिए थे वो 220 के आसपास, 220 मार्क्स के आसपास, बिकॉज आई थिंक 210 मार्क्स पर रैंक थी कुछ 1200 या 1250, 2000, तो 210 मार्क्स पर 1200 समथिंग रैंक थी, तो 220 मार्क्स मुझे लगता है आसपास, जो कि कंपेरेट 60% चला जाता है। अगर हम उसको देखें तो 60%, नॉर्मली 55-56% पर अंडर 1000 रैंक आ जाती, बट इस बार 60% पर आई है। उसका एक कारण ये भी है, पेपर का पैटर्न जो है, देखिए पेपर का पैटर्न इंपॉर्टेंट एक और फैक्टर है। एक तो एक एक क्वेश्चन कम हो गया, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम थे, और मोर देन वन वाले क्वेश्चंस कम आए थे। जनरली हर पेपर में आउट ऑफ 18 16 3 आउट ऑफ 18 6 मोर देन वन वाले क्वेश्चंस होते हैं, यानी 1/3। इस बार ऐसा नहीं था, तो वो पेपर का पैटर्न जो है वो भी आसान हो गया। आदित्य का कहना है 191 मार्क्स पर 2068 रैंक है, 191 मार्क्स पर, वेरी अच्छा है मतलब। तो इस बार उस हिसाब से देखिए कंपटीशन तो बड़ा है, कंपटीशन बड़ा है, स्टूडेंट्स थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी तैयार रहना है। अब वो पेपर का पैटर्न भी कह सकते हो, स्टूडेंट की प्रिपरेशन भी कह सकते हो। कोविड के बाद देखिए स्टूडेंट्स के पास ज़्यादा ऑप्शन है, ऑनलाइन ऑफलाइन सारे मोड अवेलेबल है, इनफैक्ट मल्टीपल दोनों मोड्स ऑफ ऑप्शन हैं, कि बहुत सारे ऑफलाइन में आपको बता दूं स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस भी देखते हैं, यानी दोनों ऑप्शंस है, तो उससे इंप्रूवमेंट होता है और अच्छी तरह से तैयारी हो सकती है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल संचित, हमारी वजह से डेफिनेटली अच्छा करेंगे हम। दिव्यांश, अरे बेटा किसी को भी इग्नोर नहीं कर रहा हूं। स्कूल को कैसे मैनेज करें बेटा, ये क्वेश्चन लक्ष्य बहुत पुराना है, कुछ नया क्वेश्चन नहीं है ये, इसका आंसर भी तुम्हें पता है, पता नहीं कि तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो। ऋषि आईआईटी ऐसा क्यों कर रहा है, किसने कहा ऋषि आईआईटी इजी पेपर है, कोई आसान पेपर नहीं है। अभी भी आई क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस ही थे, पेपर बहुत अच्छा था और बड़ा अच्छा लेवल का पेपर था, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आसान था।
कट ऑफ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती है, बट ऐसी नहीं कि बहुत ज्यादा चेंज हो गए, बहुत ज्यादा कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। दिव्यांश का कहना सर AIR 1 इज पॉसिबल थ्रू ऑनलाइन। बेटा वो तो जिस दिन आ जाएगी उसी दिन पता चलेगा, बट एक 1 रैंक लाना, आपको पता है एक इंस्टीट्यूट जो कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं उसको भी सालों लग जाते हैं फर्स्ट रैंक लाने में, फर्स्ट रैंक लाने में। और कुछ कुछ इंस्टीट्यूट जो कि 20 ईयर्स से, 20 साल 25 साल पुराने हैं, अगर आप उनको भी हिस्ट्री देखोगे जिन्होंने बहुत सारी रैंक प्रोड्यूस की है, वो भी फर्स्ट रैंक नहीं निकाल पाते कभी कभी। तो फर्स्ट रैंक से ज्यादा इंपॉर्टेंट यही, जरूरी नहीं है फर्स्ट है, बट टॉप 10 टॉप 100 डेफिनेटली आ सकती है। और आपको बता दूं जो टॉप 40 50 में आ सकता है, और वो टॉप 10 में भी आ सकता है, वो फर्स्ट भी आ सकता है। हाँ, इस बार जो टॉपर्स था उसने आउट ऑफ 361 सॉरी आउट ऑफ 360 341 स्कोर किया है उसने, 341 स्कोर किया है। और पेपर का क्वालिटी अच्छा था, बट मुझे लगता है कुछ बोनस भी हुए हैं, बोनस भी हुए हैं यहाँ पर, तो उसके कारण भी, हाँ शायद थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ने का कारण मुझे लगता है कि कुछ क्वेश्चंस बोनस हुए हैं स्पेशली फिजिक्स में, तो इसलिए सबको वो मार्क्स ऐड हो गए, तो टोटल मार्क्स जो है वो बढ़ गए, तो वो भी एक पॉइंट है। हाँ ऐसा कुछ हुआ, आई डोंट, मेरे को ज्यादा अभी पूरा तो डोंट नहीं, बट कुछ तो बोनस हुआ है। चलो जी, तो अब कंक्लूजन क्या है, इस रिजल्ट का कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन एक तो है कि ऑनलाइन हो या ऑफलाइन रिजल्ट आ सकता है, ये चीज प्रूव होती है। बट क्या सबका आता है? नहीं साहब, ऑनलाइन में भी सारे सेलेक्ट नहीं होते, ऑफलाइन में भी सारे सेलेक्ट नहीं होते। ऑनलाइन से भी रैंक आती है, ऑफलाइन से भी आती है। अब किससे चांसेस ज्यादा है, अब बात इस पे करते हैं, किससे चांसेस ज्यादा है? क्या कोई ये बता सकता? बिल्कुल नहीं बता सकता। चांसेस ऑनलाइन ऑफलाइन से नहीं डिसाइड होते, चांसेस इससे डिसाइड होते हैं कि आपने कितना होमवर्क किया है, आपने होमवर्क को प्रॉपरली रिवाइज किया है या नहीं किया है, सब कुछ इस पर डिपेंड करता है। क्वेश्चंस करिए, क्वेश्चंस के डाउट्स पूछिए, क्लास में मैं मोस्टली बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बताता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस, उसके बाद डाउट्स रहने ही नहीं चाहिए, उसके बाद डाउट्स रहने ही नहीं चाहिए, इतने सारे क्वेश्चंस कि मैं आपको डाउट्स बता देता हूं, तो उसके बाद भी अगर डाउट रहता है तो फिर कोई फायदा नहीं, फिर डाउट्स बताने वाले कितने भी लग जाएं फिर कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि डाउट्स मैं ऑलरेडी बता रहा हूं, सब कुछ मैं ऑलरेडी बता रहा हूं। तो उसके बाद भी अगर डाउट्स रहते हैं तो फिर आप कितने भी डाउट्स पूछ लो, इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, फायदा नहीं मिला। बाकी अगर है उन्हीं को वापस से सुनो, जो क्वेश्चन है उन्हीं को बार बार वापस से करो, ठीक है ना? तो बिल्कुल अदिति जी बिल्कुल सही कहा, कंक्लूजन इज हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं और करेंगे। और नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा इसी प्लेटफॉर्म से बहुत सारी अच्छे अच्छे रैंक, बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स, और वो यहां से निकलने वाले हैं जो कि अच्छी रैंक लेके आएंगे, मस्त बढ़िया करेंगे, ठीक है? अब स्टार्ट करें आज से नया चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। बहुत लंबा चल गया, नहीं वैसे तो थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री एक ही चैप्टर है, बट फिर भी हम यहां पर उसको अलग अलग करते हैं। तो ये होमवर्क भी ड्यू है, जो कि अभी नहीं कर रहा हूं, ये होमवर्क हम क्लास के एंड में करेंगे, लास्ट के, ज्यादा होमवर्क नहीं है, तो 15 मिनट्स में ये सब डिस्कस करेंगे, ठीक है? और बेटा मैं किसी के कमेंट को इग्नोर नहीं करता हूं, तो इसलिए बार बार ऐसा मत लिखो, यश कुमार, है ना? ऐसा तुम्हें क्या लगता है, ऐसा करने से मैं बता दूंगा आप और नहीं बताऊंगा, जो कमेंट, जिस पर मैं कुछ कमेंट कर पाऊंगा वही मैं बता पाऊंगा ना। सावन का कहना है सर डेल्टा सराउंडिंग्स में प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चन करेंगे बेटा उसके थ्रू ही धीरे धीरे होता जाएगा, राइट? तो क्वेश्चन कर देंगे, डिस्कस करेंगे, उससे अपने आप कंफ्यूजन दूर होता जाएगा। कौशल का कहना कि सर AIR 1 नहीं, अंडर 4000 अंडर 3000
रैंक को कभी टारगेट मत करो बेटा। रैंक जो टॉपर्स होते हैं वो भी रैंक को कभी टारगेट नहीं करते, उनसे भी पूछोगे तो नहीं पता होता, किसी को नहीं पता होता। टारगेट रैंक को नहीं किया जाता, टारगेट होमवर्क को किया जाता है। टारगेट कि मेरे पास होमवर्क कितना करना है वो टारगेट होता है, तो उस पर फोकस करो, ठीक है ना। हमेशा टारगेट होमवर्क को करो, रिवीजन को करो। रैंक तो जो आनी है वो अपने हाथ में नहीं है, वो जो भी आएगी बस ये देखना है कि होमवर्क कौन सा बाकी है, कैसे करें उसको कंप्लीट, कैसे करें प्रॉपर रिवीजन, कैसे करें उसको आप मैनेज कर सकते हो। बाकी तो सब अपने, बाकी कुछ नहीं जानते कौन दुनिया में कहाँ कैसे। हाँ हमें पता है टफ कंपटीशन है, हर कोई लगा हुआ, हर कोई अपना बेस्ट कर रहा है, हर कोई अपना बेस्ट कर रहा है। आप क्या लगता है 341 आए, जिसने 320 मार्क्स आए, 321 आए, क्या उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छा किया। बट ठीक है, किसी ने के 341 आ गए, वो फर्स्ट रैंक आ गया, तो ठीक है, ये थोड़ा बहुत हो सकता है। बिल्कुल अपना बेस्ट दो, जो टाइम है आपके पास वो अच्छी तरह से करो। तो ये होमवर्क डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री से। बेसिकली चैप्टर क्या है, थर्मोकेमिस्ट्री जो है यूं कह सकते हो आपकी थर्मोडायनेमिक्स का ही एक सब टॉपिक है, थर्मोडायनेमिक्स का ही एक सब टॉपिक है। और पर्टिकुलरली इस चैप्टर का जो टारगेट है वो ये है कि हमें ये देखना कि कौन सी केमिकल रिएक्शन हो सकती है, कौन सी नहीं होगी, यानी कौन सी रिएक्शन फिजिबल होगी, कौन सी रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी। तो डेल्टा जी से हम बता सकते हैं अगर वो रिएक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर हो रही है तो। अब डेल्टा जी अगर हमें किसी केमिकल रिएक्शन का निकालना है तो एक तो उसका क्या पता होना चाहिए, एंट्रोपी चेंज। देखो बहुत अंदर की, बहुत एक चैप्टर की इंपॉर्टेंस को मैं समझा रहा हूं, बहुतों को ये बात नहीं पता होती है, बहुत बेसिक सी चीज, बट चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या वो मैं समझा रहा हूं यहां पर। ये जो एंट्रोपी चेंज है ये एक केमिकल रिएक्शन के लिए निकालना हमारे लिए आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि हमारे पास हर एक सब्सटेंस की एंट्रोपी का डेटा है, एब्सोल्यूट एंट्रोपी का डेटा है, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की। अब अगर आप उनके कॉम्बिनेशन से हजारों रिएक्शंस कर सकते हो, ए और बी रिएक्ट कर रहे हैं, ए और सी रिएक्ट कर रहा है, बी और सी रिएक्ट कर रहा है, आप उन सब का एंट्रोपी चेंज निकाल सकते हो, बिकॉज हमारे पास सबकी एब्सोल्यूट एंट्रोपी का डेटा है। तो एक केमिकल रिएक्शन के लिए अब हमें एंट्रोपी चेंज निकालना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और ना उस केमिकल रिएक्शन को करना है आपको। मेरे पास हाइड्रोजन की एंट्रोपी, ऑक्सीजन की एंट्रोपी है, H2O की एंट्रोपी है, तो H2 और O2 रिएक्ट करके H2O बनाते हैं, तो उसका मैं एंट्रोपी में चेंज निकाल सकता हूं, उसका मैं एंट्रोपी में चेंज निकाल सकता हूं, क्योंकि एब्सोल्यूट एंट्रोपी पता है। बट प्रॉब्लम क्या है, डेल्टा एच। इसके लिए किसी की एब्सोल्यूट एंथैल्पी का हमारे पास कोई डेटा नहीं है। अगर मुझे किसी एक केमिकल रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज निकालना है तो ये उस केमिकल रिएक्शन को आप लेबोरेटरी में करो और उससे आप उस केमिकल रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज पता कर सकते हो। वो कैसे पता चलेगा तो कांस्टेंट प्रेशर पर जब रिएक्शन होती है तो हमें पता है कांस्टेंट प्रेशर पर रिएक्शन जो हो रही है उसमें जो हीट ट्रांसफर होता है वो किसके बराबर होता है, डेल्टा एच के बराबर। यानी हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसको हम क्यूपी कहते हैं, इक्वल्स टू डेल्टा एच, और हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये लिख लेना आप लोग, इक्वल्स टू डेल्टा यू। और डेल्टा यू से डेल्टा एच और डेल्टा एच से डेल्टा यू ये हम निकाल सकते हैं, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूले हैं। बट या तो उस केमिकल रिएक्शन को कांस्टेंट प्रेशर पर करना होगा या कांस्टेंट वॉल्यूम पर करना होगा। तो यहां पर एक प्रॉब्लम आती है कि फिर तो हर एक रिएक्शन को करना पड़ रहा है। क्या बिना रिएक्शन किए हुए हम किसी रिएक्शन का डेल्टा एच फाइंड आउट नहीं कर सकते? बिना उस रिएक्शन को किए हुए, जैसे एंट्रोपी चेंज निकालना तो मुझे रिएक्शन को करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास डेटा है, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, ऑन पेपर आंसर आ गया। उसी तरह से हम चाहते हैं कि बिना रिएक्शन किए हुए हमें एक केमिकल रिएक्शन का डेल्टा एच पता चल जाए। यहां पर भी ऑप्शंस है, कर सकते हैं ऐसा। हाँ, लेकिन उसके लिए हमारे पास कुछ केमिकल रिएक्शंस के डेल्टा एच पता होने चाहिए। अगर हमें लेट से ये पता है कि ए से बी का एंथैल्पी चेंज डेल्टा H1, बी से सी का पता है, तो हम यहां से इन दोनों की हेल्प से ए से सी का एंथैल्पी चेंज फाइंड आउट कर सकते हैं।
ए से सी का एंथैल्पी चेंज फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो एंथैल्पी चेंज क्या हो जाएगा, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। ऐसा क्यों कह सकता हूं मैं, क्योंकि एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है। ए से बी आप स्टेप बाय जाओ या ए से डायरेक्टली जाओ, ए से सी स्टेप बाय जाओ या ए से डी सी डायरेक्टली जाओ, एंथैल्पी चेंज तो वही रहेगा। एंथैल्पी चेंज वही रहेगा बिकॉज एंथैल्पी इज ए स्टेट फंक्शन। तो यहां पर अब हमारे पास ऑप्शन क्या आता है कि अगर ये डेल्टा H1 पता है, ये डेल्टा H2 पता है, तो हम इस रिएक्शन का, थर्ड रिएक्शन का डेल्टा H फाइंड आउट कर सकते हैं। और इस चैप्टर में एग्जैक्टली हम यही करने वाले हैं कि अगर हमें किसी केमिकल रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज निकालना है और कुछ और केमिकल रिएक्शंस का एंथैल्पी चेंज दे रखा है, तो उससे हम किसी और केमिकल रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। यही इस चैप्टर का मेन मोटिव है कि हमें अगर इसका एंथैल्पी चेंज पता है, इसका एंथैल्पी चेंज पता है, तो हम यहां पर इसका एंथैल्पी चेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। लॉजिक क्या है, ये आपके सामने लॉजिक है। क्यों ऐसा कर सकते हैं, बिकॉज एंथैल्पी इज ए स्टेट फंक्शन। एंथैल्पी इज ए स्टेट फंक्शन। तो ये पूरा चैप्टर इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। और देख के ऐसा लगता है सर ये तो बहुत आसान है, कर सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये डेल्टा H1 पता है, ये डेल्टा H2 पता है। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, आप कर चुके हो। जिन्होंने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर पढ़ा है, बॉर्न हेबर साइकिल पढ़ चुके हो, वहां पर आप एग्जैक्टली यही कर रहे हो, वहां पर आप एग्जैक्टली यही कर रहे हो। इसी तरह के क्वेश्चन आप बॉर्न हेबर साइकिल में भी करते हो। तो यहां पर भी हम वही करेंगे। इनफैक्ट जिनको ये लाइन नहीं समझ में आती कि व्हाट इज हेस लॉ, सॉरी व्हाट इज एंथैल्पी, उनके लिए इसी चीज को पता क्या बोला जाता है, हेस लॉ। इस को क्या बोलते हैं, हेस लॉ। और हेस लॉ भी वही कहता है, मतलब वही है, एंथैल्पी इज ए स्टेट फंक्शन। हेस लॉ ये कहता है कि एक प्रोडक्ट आप डायरेक्टली बनाओ या इनडायरेक्टली बनाओ, एंथैल्पी चेंज सेम रहेगा। एंथैल्पी चेंज जो है वो सेम रहेगा। मैं लिख देता हूं यहां पर हेस लॉ की डेफिनेशन। एंथैल्पी चेंज रिमेन सेम whether a product is formed directly, whether it's formed in single step or multi-step. Okay. यश बेटा एंथैल्पी क्या होती है, इसके लिए थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर देखना पड़ेगा अगर ये नहीं पता है तो, है ना। सबके लिए एप्लीकेबल होगा ऋषि, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हेस लॉ, एंथैल्पी चेंज रिमेन सेम वेदर ए प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इन सिंगल स्टेप और मल्टी स्टेप। ठीक है, तो ये हेस लॉ है। लेकिन ये मैं फिर से कह रहा हूं, ये उनके लिए है जिनको ये नहीं समझ में आता कि एंथैल्पी स्टेट फंक्शन क्या है। अदरवाइज मैं इसी चीज को ऐसे पुट कर सकता हूं, एंथैल्पी इज ए स्टेट फंक्शन, मतलब आप चाहे डायरेक्टली जाओ चाहे किसी और डायरेक्शन से जाओ, डेल्टा एच की वैल्यू वही रहेगी। तो क्वेश्चन ये आता है कि अब चलो ये तो समझ में आ गया, तो इस चैप्टर में अब करने क्या वाले हैं, अब क्या करना है इस चैप्टर में। तो मैं आपको बताता हूं इस चैप्टर में अब मैं क्या आपको बताने वाला हूं, क्योंकि ये कह सकते हो सर ये तो हमें भी आता है कि आप इस रिएक्शन का डेल्टा एच दे दोगे, इसका दे दोगे, हम बाकी का निकाल लेंगे। तो यहां पर अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं, लेट्स से मान लेते हैं CH4 की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है और वो बना रहा है CO2 प्लस 2H2, और इस रिएक्शन का डेल्टा एच हमें पता है डेल्टा H1। अब मुझे ये डेटा अगर आपको देना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये रिएक्शन पूरी लिखनी पड़ेगी, उसके साथ में इसका डेल्टा एच का डेटा लिखना पड़ेगा, जो भी है, मान लो 800 यानी कुछ भी हो सकता है।
ये रिएक्शन लिखूंगा, उसके साथ में ये डेटा लिखूंगा। अब एक और डेटा मुझे देना है तो वो भी रिएक्शन मुझे लिखनी पड़ेगी, फिर एक और डेटा देना है तो वो भी रिएक्शन मुझे लिखनी पड़ेगी, और साथ में उसका डेल्टा एच का डेटा। तो ये जो इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं ना, ये बड़ी बल्कि हो रही है। एक रिएक्शन, फिर डेल्टा एच, फिर रिएक्शन लिखो, फिर डेल्टा एच। तो वो जो डेटा जो है वो बहुत ज्यादा बल्कि हो रहा है। और आपको भी पता, आजकल हर चीज हर किसी को कॉम्पैक्ट फॉर्म में चाहिए, नहीं कॉम्पैक्ट फॉर्म में चाहिए होती। तो हमें यहां पर इस इंफॉर्मेशन को इस तरह से एक्सचेंज करना है। आपके और मेरे बीच में जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होनी चाहिए वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में होनी चाहिए। वो कैसे कर सकते हैं? तो सिंस जैसे यहां पर ये रिएक्शन किसके साथ हो रही है? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन होती है, पता है उसे क्या बोलते हैं? कंबशन। उसे बोला जाता है कंबशन। तो कंबशन का यहां पर केवल क्या लिख दिया? COMB। किसका कंबशन हो रहा है? CH4 का। CH4 का कंबशन हो रहा है, और उसमें का डेल्टा एच कितना है? -800 किलो जूल। यानी अब ये पूरी रिएक्शन लिखने के बजाय बस मैंने यहां पर डेल्टा एच में क्या लिख दिया? डेल्टा एच कंबशन। अब रिएक्शन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये डेटा भी मैं आपको देता हूं तो आप समझ जाओगे कि यार यहां कंबशन लिखा है, मतलब ये कौन सी रिएक्शन का डेल्टा एच है? जब CH4 की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है। जब CH4 की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है, यानी अगर ये डेटा मैं आपको देता हूं, आप अपने आप ये रिएक्शन लिख सकते हो। अगर ये डेटा मैंने दिया तो ये रिएक्शन आप लिख सकते हो। उससे फायदा क्या मिला? ऑब्वियसली बात, तो ये पूरी रिएक्शन नहीं लिखनी पड़ी, उसकी जगह बस एक वर्ड ऐड कर दिया। यहां डेल्टा एच था, यहां उसकी जगह डेल्टा एच कंबशन कर दिया, डेल्टा एच कंबशन कर दिया, राइट। तो इसलिए यहां पर इस चैप्टर में, जैसे अब कंबशन तो बड़ा कॉमन सा वर्ड है, मैंने बोला कंबशन यानी रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ये आप सबको पता है, बट ऐसे और भी टर्म्स डिफाइन की गई है। फॉर्मेशन, कंबशन, न्यूट्रलाइजेशन, हाइड्रोजनेशन, एटोमाइजेशन, सॉल्यूशन, इनके मतलब हमें पता होने चाहिए। अगर मैं कोई डेटा आपको दूं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग रिएक्शन लिखना आपको आना चाहिए कि अच्छा ये डेटा है तो ये रिएक्शन होगी, ये डेटा है तो ये रिएक्शन होगी। यानी डेटा पता हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग रिएक्शन लिखना आपको आना चाहिए। ये इस चैप्टर में मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे ही आपने रिएक्शन लिखी कि इस रिएक्शन का डेल्टा एच इतना है, इस रिएक्शन का डेल्टा एच इतना है, इस रिएक्शन का डेल्टा एच इतना है, उसके बाद क्या करना वो आप कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आसान है। क्योंकि जैसे जैसे हम रिएक्शंस को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, डेल्टा एच भी उसी तरह से ऐड होता है, डेल्टा एच भी उसी तरह से सब्ट्रैक्ट होता है, उसी तरह से मल्टीप्लाई होता है, वो एग्जैक्टली वही रहता है। तो अब यहां पर हमें यही देखना है कौन कौन सी टर्म्स यूज होती है। तो वन बाय वन करके अब मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, सर आपने बोला था चैप्टर का फिजिबिलिटी चेक करना है, लेकिन रिएक्शन ही मिल जाएगी। बेटा रिएक्शन ऑन पेपर लिख रहे हो ना, इसका मतलब फिजिबल है, ये कैसे पता चला? अगर दो रिएक्शन के डेल्टा एच को ऐड करके मैं किसी और रिएक्शन का डेल्टा एच निकाल रहा हूं, इसका मतलब वो फिजिबल है या नहीं है वो थोड़ी पता चला। ऑन पेपर अगर किसी का डेल्टा एच आ गया, इसका मतलब क्या वो फिजिबल हो गई? नहीं भाई, नहीं। फिजिबल होगी या नहीं होगी वो तो डेल्टा जी निकालना पड़ेगा या डेल्टा एस यूनिवर्स निकालना पड़ेगा, तब जाके हमें समझ में आए। नैतिक CH4 के H2O के साथ भी कंबशन नहीं बेटा, H2O के साथ कंबशन नहीं बोलते, और उसे बोला भी जाता तो फिर कहीं कहीं एनएरोबिक बोलवर्ड यूज होता है। कंबशन मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन ही होता है। वो जो मैं बोल रहा हूं बस वो सुनो, तुम्हें क्या पता है, कंफ्यूज मत होने की जरूरत नहीं है नैतिक, है ना। कहीं से भी कुछ मत कॉपी करो, जो बस कहा जा रहा है वही सुनो, नहीं तो अननेसेसरी फोकस हम इस पर नहीं कर पाएंगे कि क्या सही है, रादर देन ये करते रह जाएंगे कि क्या गलत है, क्या गलत है, क्या गलत है। दिमाग को बस वही दिमाग में रखो जो मैं बता रहा हूं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जिसको हम लिखते हैं डेल्टा HF, इसका क्या मतलब है चलिए वो देखते हैं। तो इसकी पहले तो डेफिनेशन लिख लीजिए। इट इज द एंथैल्पी चेंज
when 1 mole substance is formed from its constituents elements, each in its reference state और स्टैंडर्ड स्टेट। क्या मतलब है अभी मैं समझाऊंगा इस रेफरेंस स्टेट का और या स्टैंडर्ड स्टेट का क्या मतलब है। बट इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ substance is formed from its constituent elements, each in its reference state या standard state। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया की बात करें और अमोनिया का मुझे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फाइंड आउट करना है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि हमें अमोनिया बनानी है, लेकिन किससे? इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, कंपाउंड नहीं होना चाहिए, सारे एलिमेंट। तो N2 प्लस H2 से। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से क्या बननी चाहिए? अमोनिया। और कितने मोल? 1 मोल। यानी इसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1। उसके अकॉर्डिंग आपको रिएक्शन को बैलेंस करना होगा, यानी यहां पर हाफ, यहां पर 3/2, क्योंकि इसका 1 मोल ही बनना चाहिए। ईच यानी नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती, तो N2 और H2, और इससे क्या बनना चाहिए? अमोनिया। तो इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज होगा उसे मैं और क्या कह सकता हूं? डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। यहां पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिजिकल स्टेट बहुत जरूरी है। हर एक रिएक्शन में जो भी लिखोगे हर एक की फिजिकल स्टेट मेंशन करोगे। गैस है तो गैस, लिक्विड है तो लिक्विड, ये हमेशा मेंशन करना है। तो ये डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया हो गया। यानी अगर हाफ N2 3/2 H2 से अमोनिया बन रहा है तो इस रिएक्शन के डेल्टा H को हम और क्या बोल सकते हैं? डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। या उल्टा पुट करूं कि डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, अगर डेटा दे रखा है और मैं आपसे कहता हूं कि रिएक्शन लिखो, तो ये रिएक्शन लिखनी है। अगर डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया की रिएक्शन दे रखी है तो इसका मत डेटा दे रखा है तो इसका मतलब ये रिएक्शन आपको लिखनी है, राइट नाउ। लेकिन कंफ्यूजन कहां होता है? लेट्स से CO2 की मैं बात करता हूं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे CO2 का फॉर्मेशन पता करना है तो उसके लिए एक तो ऑक्सीजन चाहिए और दूसरा कार्बन। कार्बन मतलब एक तो प्योर तो है ही है, मतलब उसमें कोई इंप्योरिटी नहीं होनी चाहिए। वैसे यहां पर भी नाइट्रोजन में भी कोई इंप्योरिटी नहीं होनी चाहिए, बट कार्बन प्योर। प्योर कार्बन का क्या मतलब होता है? बहुतों के दिमाग में जैसे कोई बोलता है प्योर कार्बन तो कोल, कोयला, कोल नहीं होता, उसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज होती है। प्योर कार्बन मतलब ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरीन, ये प्योर कार्बन ही होता है इनके अंदर। कोल तो उसकी अगेन यूं कह दो कि एक मिक्सचर है जिसमें कार्बन और बाकी एलिमेंट्स भी होते हैं, तो कोल की कोई बात नहीं हो रही। लेकिन अब यहां पर इश्यू आता है ग्रेफाइट या डायमंड। क्या लगता है यहां पर ग्रेफाइट अगर लिया जाए या डायमंड लिया जाए, क्या दोनों का एंथैल्पी चेंज सेम होगा? क्या नहीं होगा, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। दोनों में एंथैल्पी चेंज सेम नहीं होगा, जबकि प्रोडक्ट वैसे ही बनेगा। प्रोडक्ट सेम होगा। CO2 यहां से जो बनेगी, CO2 यहां से जो बनेगी, वो दोनों एक जैसी होगी। या ऐसा तो नहीं कि नहीं सर यहां से जो डायमंड से जो CO2 बन रही होगी वो ज्यादा चमकती होगी, ऐसा है क्या? कि सर इसमें तो कार्बन डायमंड से आया तो ये CO2 थोड़ी ज्यादा शाइन करेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो अब यहां गाड़ी फंस गई हमारी कि किसको डेल्टा H फॉर्मेशन कहें, डेल्टा H1 को या डेल्टा H2 को, क्योंकि ये भी कार्बन का एलिमेंट है और ये भी एलिमेंटल फॉर्म है, ये दोनों ही एलिमेंटल फॉर्म है। यहां ऐसा कंफ्यूजन नहीं था, यहां ऐसा कंफ्यूजन नहीं था क्योंकि नाइट्रोजन का एलिमेंट मतलब N2, हाइड्रोजन का H2, यहां जाके कंफ्यूजन होता है। तो क्या करें? तो क्या करें हम? और ऐसा कंफ्यूजन कहां कहां होगा? जो जो एलिमेंट, इन्हें हम क्या बोलते हैं? एलोट्रोपिक फॉर्म, ग्रेफाइट, डायमंड, ये एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। तो जो जो एलिमेंट की
एलोट्रोपिक फॉर्म एग्जिस्ट करती है वहां ऐसा कंफ्यूजन होगा। जैसे सल्फर की जहां बात आएगी कंफ्यूजन होगा कि रोम्बिक है या मोनोक्लिनिक है। रोम्बिक और मोनोक्लिनिक ये उसकी एलोट्रोपिक फॉर्म है। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस व्हाइट, फॉस्फोरस रेड, फॉस्फोरस ब्लैक, ये उसकी एलोट्रोपिक फॉर्म है। तो जहां जहां एलिमेंट्स अलग अलग एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं वहां ये कंफ्यूजन आएगा। अब सोचो यहां पर मैंने आपको डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CO2 का डेटा दे दिया और आपसे कहता हूं कि रिएक्शन लिखो, आपसे कहता हूं कि रिएक्शन लिखो, आप कंफ्यूज्ड कि सर कौन सी रिएक्शन लिखें, क्योंकि डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CO2 ग्रेफाइट या डायमंड। हो सकता है आप में से कोई ग्रेफाइट के साथ रिएक्शन लिख दे, आप में से कोई डायमंड के साथ रिएक्शन लिख दे, या मान लो यूं कह सकते हो नहीं सर ये डिपेंड करता है कि डेटा कौन दे रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है कि अगर मान लो सर मुकेश अंबानी डेटा दे रहा है तो यार मुकेश अंबानी तो क्या ग्रेफाइट यूज करेगा, वो तो डायमंड ही यूज करेगा। तो फिर मुकेश अंबानी अगर डेटा दे रहा है तो शायद डायमंड, मैं डेटा दे रहा हूं तो सर फिर ठीक है ग्रेफाइट, है ना। डिपेंड करता है कि डेटा कौन दे रहा है। नहीं, ऋषि ये कोई लॉजिक नहीं है। ग्रेफाइट से डायमंड बन सकता है बट डायमंड से ग्रेफाइट नहीं बन सकता। हर रिएक्शन ए से बी बन सकता है तो बी से ए भी बनता है, तो ये लॉजिक मत लगाओ। दिव्यांश कह रहा है कि सर आप हंसते हुए बड़े अच्छे लगते हो। बात तो सही है यार, क्योंकि मैं हंसता बहुत कम हूं, या मैं हंसता हूं तो चेहरे पर दिखता नहीं हूं। हंसता तो मैं बहुत हूं लेकिन चेहरे पर नहीं दिखता, मन ही मन हंसता रहता हूं। वो कहते हैं ना कुछ लोगों का चेहरा ही ऐसा होता है, कुछ लोग गुस्से में भी होते हैं ना तो लगता है मुस्कुरा रहे हैं, नहीं ऐसा लगता है कि हाँ डांटते रहो अच्छा लग रहा है। और कुछ लोग चुपचाप भी रहते तब भी लगता है कि सर गुस्से में है भाई। तो वैसे गुस्से में रहता नहीं हूं लेकिन हाँ मेरे चेहरे पे लगता है एंग्री यंग मैन। अब मत बोलना कि सर एंग्री वर्ड ठीक था, आगे यंग क्यों लगा दिया आपने, हैं। हाँ अब देखो सब एंग्री, कोई कह रहा सर आपकी आईब्रोज ऐसी लगती है हमेशा ही गुस्से में हो सर। अच्छा ये संचित ने आज भाई मजा ले दिया। संचित लव यू। संचित ने एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, नहीं सर यंग तो सही था, आगे आपने ही एंग्री क्यों लगा दिया। ओके। अच्छा किसी ने तो और भी थोड़ा और लिखा है, एंग्री यंग बॉय। अबे अभी थोड़ी अच्छी बातें चल रही है, बीच बीच में फॉर्मेशन वर्ड क्यों यूज कर रहे हो। 2 मिनट तारीफ हो रही है तो ठीक है ना। प्रियांशु या किसी ने कुछ कमेंट लिखा, चलो जी चलो। सर आप कार्टून देखते हो, पता है ये लाइन पहले मैंने क्या पढ़ा इसको, उसने तो ये लिखा सर आप क्या कार्टून देखते हो, तो मैंने पढ़ा सर आप तो कार्टून दिखते हो। अब बाद में वापस पढ़ा तो नहीं। देखो विजय सर तो यार एकदम डैशिंग है। हाँ वो ऑलवेज। और एक तो सबसे बड़ा डिफरेंस आपको ही पता है, क्या करो उसका। नहीं, तुम बता सकते हो एक फटाफट डिफरेंस क्या है। नहीं।
अरे भाई यहाँ और वहाँ। अच्छा, कोई कह रहा है सर उनके पास बाल भी है, उस उनके पास और भी बहुत कुछ है, उनके पास मर्सिडीज भी है। एक दो और कमेंट है जो मैं नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ तो देखो, ना तो टमी है, ना बाल है, ना मर्सिडीज है। चलो, हो गई बातें बहुत सारी, वापस। तो अब यहां पर आते हैं। बस 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 बस, आ जाओ आ जाओ। हम्म। अभी उस पर भी आऊंगा बेटा। तो अब क्वेश्चन आता है क्या डिसाइड करें, कैसे फिक्स, क्या करें, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CO2, ये होगा ये होगा। तो अब जहां जहां ऐसा कंफ्यूजन था, जहां जहां ये सब कंफ्यूजन था, अब बात है ऋतुराज, बहुत टाइम हो गया भाई, ऋतुराज 2005-6 से ही हम साथ में हैं। मैं, विजय सर शायद और हम 2005 से साथ में हैं। SKM सर मुझे लगता है थोड़ा सा 2007-8 एग्जैक्ट ईयर, बट तब से साथ में है ना। तो अब वापस इस पार्ट पर आते हैं। तो जहां जहां ऐसा कंफ्यूजन था, कहाँ ये कंफ्यूजन आता है, जिनकी एलोट्रोपिक फॉर्म एग्जिस्ट करती है, जैसे कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, तो एक लिस्ट बनाई गई जिन जिन एलिमेंट्स में ऐसा कंफ्यूजन था, और क्या किया, उनमें से एक एलोट्रोपिक फॉर्म को सेलेक्ट कर लिया गया। जैसे ग्रेफाइट और डायमंड में हमने फिक्स कर दिया कि फॉर्मेशन वर्ड तभी यूज करेंगे जब ग्रेफाइट के साथ रिएक्शन हो रही है, यानी इसको हमने कह दिया डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CO2। इसको हमने कह दिया डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CO2। तो अब ये डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CO2 नहीं है। अब यहां क्वेश्चन आता है कि ग्रेफाइट को क्यों फिक्स किया, डायमंड को क्यों नहीं किया। तो इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, दो में से किसी एक को करना था, तो हमने किसको ले लिया, ग्रेफाइट को ले लिया। इस तरह से हर एक एलिमेंट के लिए हमने एक एलोट्रोपिक फॉर्म को फिक्स कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जिन्होंने ये फिक्स किया है उन्होंने कोई दिमाग नहीं लगाया, उन्होंने कोई दिमाग नहीं लगाया। लेकिन अब हम अपना दिमाग लगाते हैं, सर ग्रेफाइट को क्यों किया होगा उन्होंने, डायमंड को क्यों नहीं किया, अलग अलग लॉजिक देते हैं। मैं आपको बताऊं, कोई भी लॉजिक जो है वो सही नहीं है। अगर एक लॉजिक एक जगह लगेगा तो हो सकता है दूसरी जगह वो फेल हो जाए। पहले मैं आपको लिस्ट बताता हूं कि किन किन एलिमेंट्स के लिए कौन सी एलोट्रोपिक फॉर्म को फिक्स किया गया। जैसे कार्बन के केस में एलोट्रोपिक फॉर्म, जो भी आप कह सकते हो, कार्बन के केस में किसको फिक्स कर लिया, ग्रेफाइट को। सल्फर के केस में किसको फिक्स कर लिया हमने, रोम्बिक को। फॉस्फोरस के केस में, फॉस्फोरस वाइट, रोम्बिक मतलब S8 आप कह सकते हो। उसके बाद टिन की अगर मैं बात करूं तो टिन वाइट और अलग अलग फॉर्म होती है, तो वाइट टिन। देन मरकरी की अगर हम बात करें तो मरकरी लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। आयोडीन की अगर हम बात करें तो आयोडीन सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए। ब्रोमीन की अगर हम बात करें तो ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। देखो बाकी सब जगह ऑब्वियस है। जैसे ऑक्सीजन की भी अगर मैं बात करूं तो देखो ऑक्सीजन O2 और O3 दोनों ही होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली O2। ये एलोट्रोपिक फॉर्म्स फिक्स कर दिया गया, एक लिस्ट बना दी यूं कह दो कि अच्छा कार्बन है तो ग्रेफाइट, सल्फर है तो रोम्बिक। और इन्हीं एलोट्रोपिक फॉर्म को क्या कहा गया, स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड स्टेट या रेफरेंस स्टेट, दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। वैसे बुक्स में ज्यादातर स्टैंडर्ड स्टेट यूज होता है, मैं रेफरेंस स्टेट वर्ड यूज ज्यादा करूं, क्यों उसका भी अभी लॉजिक दूंगा। तो यहां पर ये फिक्स कर लिया गया। अब बहुतों को पता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पता क्या कहते हैं, अच्छा ग्रेफाइट और डायमंड में से मैं आपको फैक्ट बताऊं, ग्रेफाइट ज्यादा स्टेबल होता है। तो यूं बहुतों को लगता है जो ज्यादा स्टेबल है उसको,
तो लेकिन ये लॉजिक फेल हो जाएगा। अगर मैं बात करूं फॉस्फोरस वाइट, फॉस्फोरस रेड और फॉस्फोरस ब्लैक, सबसे ज्यादा स्टेबल ब्लैक होता है। वैसे स्टेबल वर्ड भी बड़ा खतरनाक है, क्योंकि बहुतों को लगता है जो स्टेबल है वो कम रिएक्टिव होगा। नहीं, यहाँ स्टेबल वर्ड का मतलब होता है जिसकी एनर्जी सबसे कम हो, और ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जिसकी एनर्जी कम है वो कम रिएक्टिव हो, ऐसा नहीं है। बट ये टर्म इसी तरह से यूज होती है। यहां पर अगर मैं बोल रहा हूं ज्यादा स्टेबल, मतलब जिसकी एनर्जी कम। यस, ग्रेफाइट और डायमंड में बात करें तो ग्रेफाइट की एनर्जी कम होती है। हम बोलते हैं ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल देन डायमंड। फिर से बोल रहा हूं, सुनना कंफ्यूजन हो सकता है। जब मैं ये बोल रहा हूं ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल देन डायमंड, मतलब ग्रेफाइट की एनर्जी कम है, डायमंड की एनर्जी ज्यादा है। अगर एनर्जी स्केल पर रखोगे ग्रेफाइट नीचे आएगा, डायमंड ऊपर आएगा। लेकिन सेलेक्ट किसको, यानी ग्रेफाइट को कर रहे हैं। लेकिन यही फॉस्फोरस के केस में व्हाइट ऊपर है, ब्लैक नीचे है, लेकिन हमने किसको सेलेक्ट किया, व्हाइट को। इसीलिए कोई दिमाग नहीं लगाना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है। हाँ, ज्यादातर केसेस में ये लॉजिक फिट आ जाता है कि जो ज्यादा स्टेबल है, लेकिन हर जगह ये नहीं होता है। ये मैं आपको बताऊं 2005 में ऐसा एक क्वेश्चन आ गया था जेई एडवांस में, और वहां पर उन्होंने पूछ लिया था कि फास्फोरस की कौन सी फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। तो बहुतों को आंसर नहीं पता था, तो उनको लगा यार कि सर ने बताया था, फिजिकल वाले सर ने, कि यार व्हाइट जो है वो हम रेफरेंस लेते हैं, इसका मतलब व्हाइट ही सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, और वो उनका गलत हो गया, क्योंकि उन्होंने स्टेबल के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लिया। अच्छा, इस और उनको ये लगता है कि जो स्टेबल में है वो ज्यादा स्टेबल है, तो वो नहीं है, वो नहीं है। राइट? तो यहां पर हाँ एक लाइन लिख सकते हो आप, इन जनरल लिख रहा हूं, ध्यान रखना, नॉट ऑलवेज ट्रू। इन जनरल रेफरेंस स्टेट इज मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ द एलिमेंट। बट हर केस में ये ट्रू नहीं होगा। अगेन यहां पर अब मैं एक और चीज बता दूं, एक वर्ड और आ गया, स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट, इससे भी बहुतों को कंफ्यूजन होता है। देखो, इस स्टैंडर्ड स्टेट का टेम्परेचर प्रेशर से कोई लेना देना नहीं है। ग्रेफाइट कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट है, सल्फर की रोम्बिक है। इससे पहले एक वर्ड यूज हुआ है एचटीपी, वहां पर भी स्टैंडर्ड वर्ड यूज हुआ है। बट ये टर्म किसके लिए रिलेटेड, गैसेस के लिए। एक और टर्म हमने यूज की थी स्टैंडर्ड कंडीशन, नोट लगाते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन, जब नोट लगा दिया जाता है, एच नोट, एस नोट, इसका भी इससे कोई कनेक्शन नहीं है। यानी स्टैंडर्ड स्टेट अलग चीज है, स्टैंडर्ड कंडीशन अलग चीज है, एसटीपी अलग चीज है। ये बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, बहुतों को जो जेई देते ना उनको इनमें कंफ्यूजन होता है कि स्टैंडर्ड स्टेट, उन्हें लगता है स्टैंडर्ड स्टेट, अरे भाई ग्रेफाइट है, टेम्परेचर 300 हो, 400 केल्विन हो, 500 केल्विन हो, प्रेशर कितना भी हो सकता है। स्टैंडर्ड स्टेट का टेम्परेचर प्रेशर से कोई लेना देना नहीं है। टेम्परेचर सब कुछ सही लिखा हुआ बेटा, स्टैंडर्ड स्टेट का टेम्परेचर प्रेशर से कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखना। क्लियर? वंश का कहना है कि आपने, अच्छा इधर, अरे फर्क नहीं पड़ता बेटा, एलिमेंट है कुछ भी लिख सकते हो। कुल मिला के इंपॉर्टेंट I2 सॉलिड, Br2 सॉलिड, एलिमेंट ही है। ये भी यहां पर भी लिख सकता हूं O2 या विकास कह रहा है कि सबकी स्टेबल फॉर्म लिखवा दो। विकास वो इनऑर्गेनिक में पढ़ना, वो यहां पर हमारी जो जरूरत है वो इससे पूरी हो जाती है, बाकी पूरी इनऑर्गेनिक मुझे पढ़ानी पड़ जाएगी तुम अगर ऐसे पूछोगे तो। इनऑर्गेनिक में आप एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, हर एक एलिमेंट की स्टेबल स्टेट अगर मुझसे पूछोगे तो पूरी इनऑर्गेनिक में पढ़ा दूंगा फिर तो तुम्हें, नहीं। अब यहां पर ये तो क्लियर हो गया। दूसरा ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया कि कार्बन ग्रेफाइट है तो डेल्टा एच फॉर्मेशन कहेंगे, डायमंड है तो डेल्टा एच फॉर्मेशन नहीं कहेंगे। अब मैं आपको बताऊं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं कि बताओ कौन सी रिएक्शन फॉर्मेशन की है और कौन सी फॉर्मेशन की नहीं है। जब ये कोई बोलता है कि बताओ ये रिएक्शन फॉर्मेशन की है या नहीं है, इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब यह है, क्या उस रिएक्शन के डेल्टा एच को हम डेल्टा एच फॉर्मेशन कह सकते हैं या नहीं कह सकते? जैसे N2 प्लस 3H2 कन्वर्टिंग इनटू ट्वाइस अमोनिया, क्या ये फॉर्मेशन की रिएक्शन है? आंसर इज नो। इस रिएक्शन के डेल्टा एच को हम डेल्टा एच फॉर्मेशन नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि यहां एक नहीं 2 मोल बन रहे हैं। कब कह सकते हो? अगर आप इसी को ऐसे लिख दो, ये सब गैसेज है, ध्यान रखना। फिजिकल स्टेट हमेशा लिखोगे इस चैप्टर में 3/2H2 कन्वर्टिंग इनटू अमोनिया, ये मैं कह सकता हूं डेल्टा एच फॉर्मेशन की रिएक्शन है। ऑफ किसका? एमोनिया का। तो रिएक्शन लिखना आना चाहिए, रिएक्शन लिखना आना चाहिए। जैसे यहां पर किसी के भी फॉर्मेशन की अब आपको रिएक्शन लिखनी है, फॉर एग्जांपल HI के फॉर्मेशन की, HI कुछ भी हो सकता है, HI गैस, चाहे HI या मैं वाटर का एग्जांपल लेता हूं, वो ज्यादा अच्छा है। H2O गैस और H2O लिक्विड। और ये ध्यान रखना, कौन सी सिचुएशन पर कौन बनता है उससे कोई मतलब नहीं है। वो प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा, उसका डेल्टा एच जरूर डिफाइन हो सकता है। तो यहां पर H2 गैस प्लस हाफ O2, और यहां पर भी H2 गैस प्लस हाफ O2 ही आएगा। हाँ, लेकिन अगर आपने यहां H2O गैस लिखा है तो डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ H2O, और ये डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ प्रिंस कह रहा है एचटीपी दोबारा बता दो। वाह प्रिंस, एचटीपी बताऊंगा तो फिर क्या बचा है? पढ़ो बेटा। तो यहां पर ये भी फॉर्मेशन है, लेकिन ये H2O गैस का, ये H2O लिक्विड का, तो रिएक्शन लिखना आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं Al2O3 का फॉर्मेशन, इसकी रिएक्शन लिखो। Al2O3 सॉलिड, इसके फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखो, तो क्या कैसे लिखोगे बताओ? एल्यूमिनियम और ये जितने भी मेटल्स होते हैं, इनकी स्टैंडर्ड या रेफरेंस स्टेट तो सीधी सीधी सॉलिड ही होती, मेटल सारे सॉलिड में ही एग्जिस्ट करते हैं। तो Al2O3 की फॉर्मेशन की रिएक्शन, वंश I2 भी एलिमेंट है, I भी एलिमेंट है, मत कंफ्यूज हो उसमें। लिखा क्या आंसर? क्या लिखेंगे? Al2O3, इसका 1 मोल बनना चाहिए, उसके लिए एल्यूमिनियम के 2 मोल सॉलिड, और ये 3/2O2। अगर P4O10 सॉलिड, इसके फॉर्मेशन की रिएक्शन, तो P4 ब्रैकेट में लिख दो वाइट। वैसे P4 का मतलब भी वाइट ही होता है, P4 का मतलब भी वाइट होता है, बट ठीक है हमने और लिख दिया 5O2। ये डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ क्या हो जाएगा? P4O10, राइट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। सत्यम अभी रुको, सब समझ में आ जाएगा। एक रिएक्शन को कंबशन भी बोल सकते हैं, फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। अभी हमने केवल फॉर्मेशन की बात की, तो फॉर्मेशन, जब कंबशन आएगा तब देखेंगे।
एक पर्टिकुलर रिएक्शन को एक से ज्यादा कैटेगरी में भी पुट किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। अब ये तो बात हो गई कि हमें फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखना आता है, फॉर्मेशन की रिएक्शन हमें लिखना आता है। जैसे अगर और मैं बात करूं HgO, ये सॉलिड होता है, अगर इसके फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखनी है तो मर्करी लिक्विड प्लस हाफ O2, तो ये फॉर्मेशन की रिएक्शंस यहां पर हो गई। नाउ अब इससे क्या फायदा मिलेगा कि बिना रिएक्शन लिखे हुए डेटा दिया जा सकता है। अगर मुझे इस रिएक्शन का डेल्टा H देना है तो मैं सिंपली क्या लिख दूंगा, डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ दिस वन। इस रिएक्शन का डेटा देना है तो डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ HgO, तो उससे वो आसान हो जाता है। ठीक है, अब इसका यूज क्या है और उस पर मैं आ रहा हूं, इस पर्टिकुलर पार्ट का क्या यूज है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेल्टा H फॉर्मेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेल्टा H फॉर्मेशन। दो एप्लीकेशन हम यहां पर डिस्कस करेंगे। पहला एप्लीकेशन टू डिटरमाइन डेल्टा H रिएक्शन, टू डिटरमाइन डेल्टा H रिएक्शन। लेट से ये कोई रिएक्शन हो रही है CH4 प्लस C2H4 कन्वर्टिंग इनटू C3H8, राइट। सिंपल सी एक रिएक्शन मैंने ली राइट नाउ, जिसमें सभी का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी 1 1 1 ही है, और हमें इस रिएक्शन का डेल्टा H फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन में आपको डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ CH4 दे रखा है, डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ C2H4 भी दे रखा है, और डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ C3H8 भी दे रखा है। ये सब आपको दे रखा है। अब एक तरीका तो क्या है जो कि थोड़ा लेंदी है, कि हम क्या करें, इन तीनों की रिएक्शंस लिखें, इन तीनों की फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखें, और जैसा आपको पता है कि एक रिएक्शन को ऐड करने पर सब, जैसे रिएक्शन ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, डेल्टा H भी उसी तरह से ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इन तीनों के फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखो, और थर्ड रिएक्शन में से फर्स्ट और सेकंड को माइनस कर दो, तो ये वाली रिएक्शन आ जाएगी। यानी इस डेल्टा H में से इन दोनों डेल्टा H को माइनस कर दो तो ये रिएक्शन आ जाएगी, और उसके साथ में उसका डेल्टा H आ जाए। लेकिन उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये तीनों रिएक्शंस लिखनी पड़ेगी। राइट नाउ किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ रहा, बट हो सकता है कहीं पर आप 2 से 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़े। तो पहले तो तीनों रिएक्शन लिखो, फिर उसे बैलेंस करो, फिर उसे मल्टीप्लाई करो, फिर किसी के साथ ऐड करो, फिर किसी के साथ सब्ट्रैक्ट करो। अच्छा खासा टाइम लग जाता है। कर सकते हैं लेकिन ये फास्ट नहीं है। मैं दूसरा तरीका बताता हूं कैसे जल्दी किया जा सकता है। अगर आपके पास CH4 का कंबशन है, इसका मतलब कार्बन ग्रेफाइट प्लस 2H2, इस रिएक्शन का हमारे पास डेल्टा H का डेटा है, इस रिएक्शन का डेल्टा H का डेटा है, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ CH4, जिसको मैं लिख देता हूं डेल्टा H1, राइट। ये डेल्टा H फॉर्मेशन है जिसको मैंने डेल्टा H1 लिख दिया अभी। कार्बन ग्रेफाइट 2H2 से ये बन रहा है, तो डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ CH4 ये हमें पता है। उसी तरह से हमें इसका फॉर्मेशन भी पता है, मतलब 2 टाइम्स कार्बन ग्रेफाइट प्लस 2H2, ये डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ C2H4। और यहां पर अगर हम देखें तो C3H8 को बनाना है, तो उसके लिए भी कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स तो यही होने चाहिए। लॉजिक ये है कि एक केमिकल रिएक्शन में ना तो कोई एटम क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, तो जितने कार्बन एटम लेफ्ट साइड में उतने ही राइट साइड में होंगे। यहां पर 3 कार्बन, यहां पर भी 3 कार्बन, ये तीनों कार्बन भी ग्रेफाइट से आ रहे हैं, तो ये तीनों कार्बन भी ग्रेफाइट से आ रहे हैं। तो जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के, वो अलग हो ही नहीं सकते। यानी इन्हीं रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट भी बनेगा, इन्हीं रिएक्टेंट से
ये प्रोडक्ट भी बनेगा, मतलब ये साइकिल हमेशा कंप्लीट हो जाएगा। यानी यहां से ये तो यूं कहते ये साइकिल पूरा कंप्लीट हो गया। और ये क्या है, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ C3H8, C3H8 का फॉर्मेशन। और अब हमें क्या करना है, इस डेल्टा एच को रिलेट करना है, इस डेल्टा एच को रिलेट करना है किससे, इन तीनों डेल्टा एच से। अब ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है, होता क्या है, इससे पहले वाले केस में अगर जैसे मैं कहूं ना, ए से सी का डेल्टा एच निकालना है, ए से बी का पता है, बी से ये डेल्टा एच 1 है, ये डेल्टा एच 2 है, और कोई पूछे ये डेल्टा एच कितना है, तो बहुत आसानी से बता देते हैं कि सर डेल्टा एच रिएक्शन इक्वल्स टू डेल्टा एच 1 प्लस डेल्टा एच 2। क्यों, क्योंकि ए से सी डायरेक्टली जाओ या घूम फिर के जाओ, आंसर तो वही आना है। ये डेल्टा एच इस तरह से। अब यहां पर क्या आसानी से दिख रहा है, इसी चीज को मैं थोड़ा सा अलग तरह से अब पुट कर रहा हूं कि कैसे इनको रिलेट कैसे करें। यानी देखो सीधी सी बात है, एक प्रोडक्ट पर आप दो तरह से जा रहे हो, ए से सी, इधर से भी और किसी और रास्ते से। यानी इसको मैं कह सकता हूं एक क्लॉकवाइज तो एक एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज तो ये एंटी क्लॉकवाइज। यानी ये डेल्टा एच और ये डेल्टा एच कुछ भी ले बराबर होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां पर भी हम ये टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे। तो ये वाला डेटा बहुतों को दिमाग में फंसा था, सर यहां तो आपने एरो यूं राउंड में बना लिया तो दिख रहा है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये तो सर हॉरिजॉन्टल है। अब क्या करें, हॉरिजॉन्टल तो इसको कैसे डिसाइड करेंगे ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो देखो इनको थोड़ा टर्न करना पड़ेगा, लेकिन अब इस ऊपर वाले एरो को कहां टर्न करूं, लॉजिक क्या है, ऊपर। कोई कह देगा नहीं सर इसको तो ऐसे टर्न कर दो ऊपर। अरे भाई इधर नहीं टर्न करना, अगर आप जहां कुछ लिखा हुआ है उधर करो। रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड में होते हुए वापस रिएक्टेंट पर आओ। यानी आपका एरो की डायरेक्शन इस तरह से होनी चाहिए कि घूम फिर के वापस। इसको ऑब्वियसली यहां ट्रांसफर नहीं करोगे, यानी ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो इस तरह से, मतलब ये क्या हो गया क्लॉकवाइज। इसको इधर नहीं, ऑब्वियसली इस तरफ करेंगे। यानी ये दोनों तो हो गए आपके एंटी क्लॉकवाइज और ये क्या हो गया क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज, ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डेल्टा एच को ऐड कर दो, एंटी क्लॉकवाइज डेल्टा एच को ऐड कर दो और उनको इक्वेट कर दो, उनको इक्वेट कर दो। दीपक मल्टी प्रोडक्ट में भी ऐसा ही होगा, करके तो देखा करो पहले, बिना करे में बस पूछ लो, पूछने के पैसे मिलते हैं क्या तुम, करके देखना। तो अब यहां पर मुझे इस एरो को रोटेट करना है, ऊपर से कोई मतलब नहीं है, इसको इस तरफ करो, राइट। तो ये तो हो गया क्लॉकवाइज। अब ये वाला एरो किधर या ये वाला एरो किधर घुमाओगे, इधर। मैंने क्या बोला, रिएक्टेंट साइड में हो तो प्रोडक्ट साइड में होते हुए वापस घूम फिर कर आ जाओ। यानी इस एरो को भी इधर, इस एरो को भी उधर। तो ये तीनों तो क्या हो गए क्लॉकवाइज। कौन से 1 2 और ये 3। तो यहां पर अब क्या आ जाएगा, डेल्टा एच रिएक्शन, डेल्टा एच 1 डेल्टा एच 2 इक्वल्स टू ये वाला एरो, ये वाला एरो एंटी क्लॉकवाइज यानी डेल्टा एच 3। मतलब डेल्टा एच रिएक्शन इक्वल्स टू डेल्टा एच 3 माइनस डेल्टा एच 1 माइनस डेल्टा एच 2। और इसको शॉर्ट में हम ऐसे याद रखेंगे, डेल्टा एच 3 क्या है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, डेल्टा एच 1 और डेल्टा एच 2 क्या है, इन दोनों का फॉर्मेशन। तो इन जनरल फॉर्मूला हम ऐसे लिखते हैं, समेशन ऑफ डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये एक जनरल फॉर्मूला यहां पर आ गया। और इसको अगर याद रखते हैं तो फायदा क्या है कि नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आएगा तो इतना कुछ लिखना ही नहीं है। ये रिएक्शन दे रखी है, इसका फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन पता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट
माइनस फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। डायरेक्ट ऐसे कर दो, ये उससे फास्ट हो जाएगा। अगर एक नहीं, दो तीन, कितने भी प्रोडक्ट हो, दो तीन चार, कितने भी रिएक्टेंट हो, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है। फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, उससे ये क्वेश्चन आपको रिएक्शन लिखनी नहीं पड़ेगी। ये सारी रिएक्शन लिख के बैलेंस नहीं करना पड़ेगा, वैल्यूज पुट कर दो। हाँ, बस ये ध्यान रखना, ये सब पर मोल का डेटा होता है। अगर मान लो यहां पर ये 2CH4 है, तो फिर इसके पर मोल के डेटा को 2 से मल्टीप्लाई जरूर करोगे। यानी यहां पर जब वैल्यूज पुट करोगे तो उनको उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई जरूर करोगे। एक फॉर्मूला हमारे पास यहां पर आ गया है, लेकिन इस पर अभी क्वेश्चंस नहीं दूंगा मैं, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन दूंगा इससे रिलेटेड। राइट, क्वेश्चन जो होंगे वो नेक्स्ट क्लास में दूंगा। अभी मुझे थोड़ा सा डिस्कशन करना है थर्मोडायनेमिक्स का, तो थर्मोडायनेमिक्स का डिस्कशन हम जल्दी से कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए और कोई होमवर्क नहीं है, जो बताया बस उसी को अच्छी तरह से कर लेना। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं यही कहूंगा कि थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर्स मेरा देखना स्टार्ट कर दें। उसमें बहुत सारे लेक्चर्स हैं, टाइम लगता है, बट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो जो भी नए स्टूडेंट्स हैं वो पुराना चैप्टर देखें, थर्मोडायनेमिक्स को पहले जल्दी से जल्दी देख के कंप्लीट करें। ठीक है, तो अब आ जाते हैं डिस्कशन पर। थर्मोडायनेमिक्स का जो हमारा डिस्कशन था, थर्मोडायनेमिक्स 2 में जो मैंने होमवर्क दिया था 44 से 49, जल्दी से डाउट्स पूछ लो। O1 में क्या डाउट है? (47, 49) चलिए बताता हूं। (47) डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू क्या होता है? -RT ln K। बताया था मैंने ये फॉर्मूला, K मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और यहां पर जो रिएक्शन हमें दे रखी है NH4HS, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको इसका निकालना पड़ेगा NH3 प्लस H2S। और क्या कहा जा रहा है कि इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर कितना है? X। इक्विलिब्रियम प्रेशर इज X, ये तो सॉलिड है, इससे अमोनिया और H2S बन रहा है। टोटल प्रेशर अगर X है तो इसका भी X/2 और इसका भी X/2। टोटल प्रेशर X है, क्योंकि जितना अमोनिया बनेगी उतनी H2S बनेगी, तो दोनों का प्रेशर बराबर, तो X/2 X/2। तो Kp का वैल्यू क्या हो जाएगा? X/2 इंटू X/2 यानी X²/4। X²/4 ये Kp। अगर यहां पर ज्यादातर क्वेश्चन गैसेस के लिए आते हैं तो इसीलिए यहां Kp, तो या तो Kp भी लिख सकते हैं, Kc भी लिख सकते हैं, जैसी इक्वेशन होगी उसके अकॉर्डिंग। तो यहां पर -RT ln X/2 का होल स्क्वायर भी कह सकते हो, तो -2RT ln X/2 आंसर। नेक्स्ट, हरिओम बेटा, आप तो नए नहीं हो। डाउट्स पूछो बेटा, जब डाउट्स की बात कर रहा हूं डाउट्स पूछो, अभी उसी का जवाब दूंगा। और किसी क्वेश्चन का कोई रिप्लाई नहीं करूंगा कि कोर्स कब कंप्लीट होगा, ये कब होगा। 49th पहले बेटा इतने को ये चीज समझ लो कि किस जगह पर किस टाइम पर क्या पूछना होता है। 49 डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q। और राइट नाउ Q क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 की पावर 3 -33 प्लस
टी की वैल्यू पुट करनी होगी। आर टी की वैल्यू, आर की वैल्यू दे रखी है 8.3, टी की वैल्यू कितनी है 298, 2.303 लॉग, और प्रेशर एटमॉस्फेयर में दे रखा है, तो एटमॉस्फेयर और बार में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, इसलिए मैं यहां पर एटमॉस्फेयर में ही पुट कर रहा हूं। अमोनिया का प्रेशर स्क्वायर करना होगा तो 4 इंटू 10⁻⁻⁴ हो जाएगा। नाइट्रोजन का 1 3 की पावर 3। इसको सॉल्व कर लो जो भी आंसर आ रहा है। हाँ, बट ध्यान रखना ये किलो जूल में है, और यहां से ये जूल में आएगा तो इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से। बेटा सब समझा रहा हूं, जो समझाया उसी पर क्वेश्चन पूछोगी, जो समझा रहा हूं वो करो। इलॉजिकल चीज का कोई रिप्लाई नहीं होता। ऋषि बेटा जब कहा जा रहा है कि प्रेशर एक्स है तो दोनों का x/2 होगा, जब टोटली एक्स है तो कर दिया मैंने, 298 कर दिया। नेक्स्ट, निखिल क्वेश्चन को सॉल्व करना देखते हैं। देखिए, एक तो 1000 बार बोला हुआ है कि आंसर क्या आ रहा है, क्या दे रखा है पूरा लिखा करो, लेकिन क्या आंसर उल्टा आ रहा है? अरे क्या उल्टा आ रहा है, क्या सीधा आ रहा है, पीछे क्या दे रखा है पूरा लिखा करो, लेकिन वो नहीं लिखेंगे। चलिए S1 पर आते हैं। S1 में $27, 50 तो दिया ही नहीं था मैंने। S1 का 27, जस्ट अभी क्वेश्चन किया वही है 27। टोटल प्रेशर 12 है। अब सोच लो किसका कितना होगा, B+2C, ये सब गैसेस हैं, 1 2 3, यानी इसका 2, इसका 4 और इसका 6। ये एटमॉस्फेयर, इससे केपी आ जाएगा, केपी से फिर आगे कर लो, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, मैंने आपको इनफैक्ट इक्वेशन डिराइव करके भी बताया था। ln k इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट, सॉरी डेल्टा एस नॉट अपॉन आर माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर 1/t। ये हमने कर्व भी प्लॉट किया था, आपको केवल कंपेयर करना है। -1.04 -10801/t, यहां से कंपेयर करो तो डेल्टा एच नॉट अपॉन आर इक्वल्स टू 1080 और डेल्टा एस नॉट अपॉन आर इक्वल्स टू -1.04। आंसर इतना सही करना है। और यहां पर टेम्परेचर के कारण ये फिक्स है, ये चेंज नहीं हो रहा है। टेम्परेचर चेंज करोगे तो ये चेंज होगा। डेल्टा एच नोट और डेल्टा एस नोट को हमने यहां पर वैसे इंडिपेंडेंट माना हुआ। संचित बेटा एग्जाम में दे रखी होती लॉग की वैल्यूज, मैं ये लाइन पहले भी बोल चुका हूं, लॉग या एंटी लॉग का डेटा कैलकुलेटर से यूज करो। और बोलिए, ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन, 25 में पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो। क्या कहा जा रहा है, अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन कन्वर्जन केवल कितना हो रहा है 60%,
यानी 1 मोल में से कितने रिएक्ट करेंगे 0.6, तो इसके कितने बनेंगे 0.6, ये कितना रह गया 0.4, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना हो गया 0.6 डिवाइडेड बाय 0.4, 3/2, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के। डन। कुछ मोर देन वन वाले क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं O2 में, ढंग से करना, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जेई में इस तरह से आते हैं, बहुत अच्छी तरह से करोगे तभी समझ में आएंगे। बस इतने ही दे रहा हूं, लेकिन ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, 8 से लेके 19, ये नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, 8 से लेके 19 थर्मोडायनेमिक्स में। ये बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, ध्यान रखना, ढंग से करना, नहीं हो रहे हैं, लग रहा है कुछ गड़बड़ है तो करते जाना जब तक इनको, ये ऐसे क्वेश्चन है मैं आपको फ्रेंकली बता दूं, कम से कम 5 टाइम्स आपको इनको करना होगा, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा, कम से कम 5 टाइम्स, तब जाके लगेगा हाँ यार अब बातें समझ में आ रही है, क्योंकि जो मैंने एक बार बोला ना वो चीजें दिमाग से निकल जाएगी। इन क्वेश्चंस के थ्रू बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, बहुत बार करने पड़ेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय।